शिवाजी का औरंगजेब के महल में स्वागत। रेलिंग से घिरे बाड़े में प्रवेश का सवाल हमेशा से ही दरबारी शिष्टाचार की एक पेचीदा समस्या रहा है। हॉकिंस ने लिखा, यह लाल रेल बाकी लोगों के खड़े होने की जगह से 3 सीढ़ियां ऊंची है। इस रेल में कई पोर्टर द्वारा रखे गए दरवाजे हैं जिनके पास लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए सफेद छड़े हैं। जगह के बीच में राजा के ठीक सामने उसका एक शेरिफ खड़ा है, उसके साथ उसका मास्टर जल्लाद जिसके साथ 40 अन्य जल्लाद हैं। अपने सिर पर एक खास रजाईदार टोपी पहने हुए हैं जो बाकी सभी से अलग है। उनके कंधों पर एक कुल्हाड़ी है और बाकी के पास तरह तरह के चाबुक है। और बाड़े से बाहर निकाला जाना सम्राट की कृपा होने का बाहरी संकेत था। इसलिए हॉकिंस कुछ समय तक अनुग्रह प्राप्त करने के बाद जेसुइट्स के खूनी षड्यंत्र के कारण अपमानित हुए, और जब उन्होंने राजा से प्रार्थना की तो उन्होंने न केवल मुझे प्रवेश देने से मना कर दिया बल्कि यह भी आदेश दिया कि मुझे लाल रेल्स में प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए, जो कि एक सम्मान का स्थान है। सम्राट के प्रवेश पर सभी दरबारी एक सैन्य दल की तरह अपने सिर झुकाते थे और अपने हाथों को छाती पर रखकर ऐसा दिखावा करते थे मानो वे शाही रूप से विस्मित और चकित हो गए हैं। फिर दरबार की धीमी रस्म शुरू हुई। सबसे पहले धीमे संगीत की ध्वनि के साथ राजकीय हाथियों को बालकनी के सामने लाया गया, जिनके सिरों पर लाल रंग की धारियां थीं, लेकिन उनका रंग गहरा काला था। कढ़ाईदार कालीनों से सजे हुए चांदी की बड़ी घंटियों और सफेद याक की पूंछों से लटके हुए प्रत्येक राजकीय हाथी के बगल में 2 छोटे हाथी चलते थे जो बहुत ही शालीन पोशाक में थे, क्योंकि उन्हें शाही जानवरों का अनुचर माना जाता था। जैसे ही प्रत्येक हाथी बालकनी के पास पहुंचता, वह एक पैर झुकाता, अपनी सूंड उठाता और सलामी में तुरही बजाता। इन राजकीय हाथियों की संख्या 300 थी, या जैसा कि हॉकिंस उन्हें कहते हैं, राजा हाथी, जो ऐसे हाथी हैं जिन पर राजा स्वयं सवार होते हैं। जब उन्हें उनके सामने लाया जाता है तो वे बहुत ही उल्लास के साथ आते हैं। उनके आगे कुछ 20 या 30 आदमी छोटे छोटे झंडों के साथ होते हैं। ये शाही हाथी हर दिन चीनी, मक्खन, अनाज और गन्ने में 10 रुपए खाते हैं। हाथियों के पीछे मृग और भैंस थे, जिन पर पीले और सिंदूर की बारी बारी से धारियां रंगी हुई थी। उनके सींग सोने की पत्ती से ढके हुए थे और रंगीन झंडों से सजे हुए थे, और सोने की जंजीरों में बंधे हुए तेंदुए थे। यदि हम श्री थॉमस कोरिएट की बात पर विश्वास करें तो कभी कभी जानवरों के जुलूस में गेंडा भी होता था। श्री कोरिएट ने अपने सबसे प्रिय और प्यारे मित्र मास्टर एल विहटकर को आश्वस्त किया कि उन्होंने वास्तव में इनमें से 2 गेंडुओं को सम्राट के सामने ले जाते हुए देखा था। उन्होंने यह भी कहा कि वे दुनिया के सबसे अजीब जानवर थे और केवल बंगाल में पाए जाते थे, जहां सभी प्रकार के दुर्लभ वस्तुएं बहुतायत में थीं। यह सबसे अनोखी उर्वरता का स्थान था, लेकिन श्री कोरिएट शायद इस बात से सहमत नहीं थे। रिपोर्टरों में सबसे ईमानदार नहीं। आगरा में उनकी मुख्य रुचि 2 थी। उनकी महत्वाकांक्षा हाथी पर बैठे हुए अपनी तस्वीर दिखाना और पूर्व में रहने की कम लागत की उनकी जीवंत प्रशंसा। मैं कभी कभी एक दिन में 1 पैसे में सक्षम रूप से रहता था, जब तक कि कोई अमोर्निया राष्ट्र के अशिष्ट ईसाइयों के साथ लेन देन से बचता है। कभी कभी सम्राट ने खुद को एक टिप्पणी करने की अनुमति दी। तुरंत ही हिजड़े हर शब्द को पकड़ने के लिए आगे झुक गए, और फिर बालकनी की रेलिंग पर झुककर उन्होंने घर के सज्जनों को यह महान टिप्पणी दोहराई, जो उत्साह में उंगलियों के बल खड़े हो गए थे। जैसे ही उन्होंने सम्राट के शब्दों को समझ लिया, उन्होंने अपनी बाहें उनकी ओर फैला दी और चिल्लाने लगे, एक चमत्कार, एक चमत्कार। जब जानवर अपने अस्तबल में वापस आ गए तो सम्राट ने अपने रक्षक दल की समीक्षा की। घुड़सवार सेना शानदार वर्दी में आगे बढ़ी। घोड़ों पर लोहे के कवच लगे हुए थे। तलवारबाजों ने नकली
द्वंद्व युद्ध में भाग लिया और एक ही वार में भेड़ों को चीरकर अपने कौशल और अपने हथियारों की बेहतरीन प्रदर्शन का प्रदर्शन किया। आखिरकार दरबार का गंभीर काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उमदत उल मुल्क की अगुवाई में एक एक करके दरबारियों और अधिकारियों को दरबार के सामने बुलाया गया। बालकोनी में हेरलॉर्ड द्वारा धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए अपनी आंखें जमीन पर टिकाए उन्होंने तस्लीम किया। सम्राट को सलामी। इसमें दाहिने हाथ की टांग को जमीन पर रखना और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना शामिल था, जब तक कि कोई सीधा खड़ा ना हो जाए, और फिर हाथ की हथेली को अपने सिर के मुकुट पर रखना। तस्लीम को प्रत्येक अधिकारी द्वारा 3 बार दोहराया जाना था, जिसने फिर सम्राट को अपनी भेंट चढ़ाई। सोने की ट्रे पर सजाए गए गहने, पैसे या अजीबोगरीब गहने। यदि सम्राट उपहार की गुणवत्ता और मूल्य से संतुष्ट था तो उसने अपनी खुली हथेली उस पर रखकर अपनी खुशी का संकेत दिया। फिर एक नपुंसक ट्रे को सिंहासन के पीछे के द्वार से ले गया, जैसा कि इस 12 मई को दरबार की नियमित दिनचर्या एक अप्रिय घटना के कारण बाधित हो गई। मंत्रियों द्वारा अपने उपहार प्रस्तुत करने के बाद हेरोल्ड ने चिल्लाकर कहा, शिवाजी राजा। शिवाजी अपने बेटे संभाजी और 10 मराठा अधिकारियों के साथ बालकनी के नीचे बाड़े की चांदी की रेलिंग पर आगे बढ़े। उनके हाथ में 2000 सोने की मोहरें थीं, लेकिन तस्लीम के विस्तृत फारसी हाव भाव करने के बजाय उन्होंने झुककर और अपने खुले हाथ से उनके माथे को छूकर 3 बार बादशाह को सलाम किया, जो कि उनके अपने अनुयायियों से अपेक्षित अभिवादन था। हाल में एक पल का मौन था। दरबारियों ने अपने बादशाह को छिपकर देखा। औरंगजेब का चेहरा उदास बना रहा, भाव शून्य। उन्होंने सिर झुकाकर शिवाजी का उपहार स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक अधिकारी से फुसफुसाकर कहा, जो बालकनी से नीचे उतरा और शिवाजी को हॉल के केंद्र से दूर छोटे कुलीनों की श्रेणी में ले गया। यह दरबार की वरीयता में आपका उचित स्थान है, उन्होंने कहा, और शिवाजी को वहीं छोड़ दिया। यह निश्चित प्रतीत होता है कि शिवाजी द्वारा तस्लीम को छोड़े बिना भी सम्राट ने जानबूझकर अपमान करके शिवाजी को देशद्रोह की अभिव्यक्ति करने के लिए उकसाया था, जो सुरक्षित आचरण को रद्द करने का बहाना प्रदान करेगा। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे दरबारी हेरोल्ड ने स्पष्ट रूप से राजा के रूप में संबोधित किया था। घुड़सवार सेना के कप्तानों और छोटे सरदारों के बीच रखना स्पष्ट रूप से उकसावे की बात थी। शिवाजी की शर्मिंदगी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक राठौर अधिकारी के पीछे खड़ा होना पड़ा, जो एक बार मराठों के खिलाफ कार्रवाई में स्पष्ट रूप से असफल रहा था। पेरिस ओपेरा हाउस के गलियारे में मॉरमेंट पर वेलिंगटन की व्यंग की उत्सुकता से भरी प्रत्याशा के साथ शिवाजी ने मुड़कर एक पड़ोसी से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इस राठौर के पीठ देखनी चाहिए। बेशक मेरे आदमियों ने पहले भी कई बार इसकी पीठ देखी है। शिवाजी की टिप्पणी से मची हलचल में घबराए राम सिंह ने जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की और वादा किया कि वे सम्राट से मिलकर शिवाजी को उचित सम्मान दिलवाएंगे। लेकिन शिवाजी शांत होने को तैयार नहीं हुए और जोर जोर से बोलते रहे। अधिकारियों की चिंता बढ़ गई, लेकिन औरंगजेब ने इस व्यवधान को अनदेखा कर दिया। राम सिंह, जो बादशाह के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था और उसकी वर्तमान चुप्पी को उसकी सहमति नहीं समझता था, ने शिवाजी के गुस्से को माफ करने की कोशिश की। उसने कहा, वह एक पहाड़ी सरदार है और दरबारी शिष्टाचार के बारे में कुछ नहीं जानता। बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोने से तौलने की रस्म शुरू करने का निर्देश दिया। इस समारोह के बारे में फ्रांसीसी यात्री थेवनोट ने लिखा है, जिस तराजू पर यह किया जाता है वह बहुत समृद्ध प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि जंजीरें सोने की हैं और 2 तराजू जो पत्थर से जड़े हैं उसी तरह सोने के प्रतीत होते हैं जैसे तराजू के किरण भी हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह सब अपराध है। राजा भव्य रूप से सजे और रत्नों से जगमगाते हुए तराजू के एक पलड़े में जाता है और अपनी एड़ियों पर बैठता है, और दूसरे में छोटे छोटे गट्ठे रखे जाते हैं जो बारीकी से पैक किए जाते हैं।
सोने, चांदी और रत्नों या बहुमूल्य चीजों से भरे होते हैं। जब रजिस्टर में यह दर्ज होता है कि राजा का वजन पिछले साल के वजन से अधिक है, तो सभी लोग जय जयकार करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन इससे भी अधिक वे उन बहुमूल्य उपहारों से खुशी जाहिर करते हैं जो हरदम के दादा दादी और महिलाएं उसे तब देते हैं जब वह अपने सिंहासन पर वापस आते हैं, और ये उपहार आम तौर पर कई मिलियन के होते हैं। राजा बड़ी मात्रा में कृत्रिम फल और सोने और चांदी के अन्य सामान वितरित करता है जो सोने के कटोरों में उसके पास लाए जाते हैं।